हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? और ओके। हेलो गाइस, गुड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर क्लास। कौन कौन आ गया ऑनलाइन? गुड इवनिंग इशरत। और कौन है ऑनलाइन? मोनिका, वर्षा, तनु, आनंद, मेघना, अदिति, हनी, श्रद्धा, साक्षी एंड इशरत। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने कुछ एक ओवरव्यू देखा था एमपी इकोनॉमी का। इन जनरल, नॉट एमपी इकोनॉमी, एक इंडियन इकोनॉमी या इन जनरल इकोनॉमी का हमने एक ओवरव्यू देखा था कि व्हाट एक्चुअली वी हैव टू रीड इन इकोनॉमी, राइट। एक 360 डिग्री व्यू हमने देख लिया था कि किस किस टॉपिक को हमको इकोनॉमी में कवर करना है। बहुत रॉ व्यू था ये, मतलब इसको हम आगे फाइन ट्यून करेंगे, बट एक रॉ स्ट्रक्चर मैंने कल आपको देने की कोशिश करी थी अपनी क्लास में कि किन हेडिंग्स में हमको आगे बढ़ना है। अब जब हम फाइन ट्यून करेंगे तो हर हेडिंग को आगे डाइसेक्ट करेंगे, हो सकता है कुछ हेडिंग को उसमें और जोड़ भी देंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू कल हमको मिल चुका था, है ना। अब आज क्या है? आज ना, बिफोर स्टार्टिंग, आज भी आप ये मान के चलो बेसिक ही पढ़ाने वाला हूं मैं। बिफोर स्टार्टिंग एमपी इकोनॉमी, आई हैड टू टेल यू सम बेसिक गाइस। क्या है, जैसे जिसने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है उसको ये बेसिक क्लियर होंगे, जैसे कि व्हाट इज जीडीपी, जीवीए, फिस्कल डेफिसिट, इस टाइप से चीजें। अगर आप इंडियन इकोनॉमी पहले पढ़ चुके हो तो इट विल बी इजी फॉर यू, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ही इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट छू रहे हैं। तो अगर उनको ये वाली क्लासेस समझनी और है, या एक बेसिक मतलब एक आपको इकोनॉमी की डीप इनसाइट चाहिए, तो आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए इकोनॉमी में, उसके बाद ही आगे बढ़ने का मतलब है, अदरवाइज आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है वो, कि पता चला मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो टेक्निकल है और फिर वो समझ ही नहीं आ रहा है किसी को कि क्या चल रहा है, तो फिर वहीं से फिर आपका मन भटकना चालू हो जाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आज की क्लास में आपको जो भी दो चार ही टर्म है, बेसिक, बहुत बेसिक टर्म है जो आपको यूजुअली न्यूज़पेपर में भी डेली पढ़ने मिल जाते हैं, उन टर्म्स को आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में। तो आज बेसिक, आप यूजुअली जो बहुत बेसिक टॉपिक्स है उन्हीं को कवर करने वाला हूं मैं आज। तो सबसे बेसिक टॉपिक जहां से आपकी इकोनॉमी की नींव रखी गई है, ओके, जो मुझे लगता है एक सबसे बेसिक टर्म है जो आप लोग बार बार आए दिन सुनते हो, वो है जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, राइट? है ना। आई थिंक इससे मतलब ये आपको ना हर जगह पेपर में भी देख पढ़ने मिल जाएगा, जीडीपी जीडीपी। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी इकोनॉमिस्ट का आप देख लो, किसी आप इवन फाइनेंस मिनिस्टर को देखो, पहला शब्द मुंह से निकलेगा तो जीडीपी निकल ही जाएगा। तो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस जीडीपी? ये इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ग्रो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया, पर इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक और चीज, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ बेसिक। मतलब इसमें भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जीडीपी, जितना जीडीपी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, सिर्फ वो बताऊंगा। ये नहीं कि जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और ये दुनिया जमाने की चीजें, अभी नहीं। ये फिर प्रॉपर इंडियन इकोनॉमी की क्लास के लिए चीजें हैं। अभी तो सिर्फ एक बेसिक कि हम भाई पढ़ रहे हैं कोई शब्द को, तो बस समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, और इतना बस पढ़ना है हमको, ठीक है। तो आप देखो, जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारी जो इंडियन टेरिटरी है उसमें अपन ने एक ड्यूरेशन ले लिया 1 ईयर, ठीक। तो एक ड्यूरेशन है 1 साल। 1 साल के अंदर इंडिया में या किसी कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ? द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर इज दैट कंट्रीज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1 ईयर, ओके। तो यहां पर शब्द क्या है इंपॉर्टेंट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। बट ठीक है, इसके अभी हमें डिटेल, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है अभी। कहने का मतलब ये, जीडीपी का मतलब ये है कि आपके देश में जितना भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, 1 साल में जितना भी उत्पादन हुआ है वो आप जीडीपी, उसका एक मेजरमेंट होता है जीडीपी। कि आपने भाई कितने रुपए के कपड़े बना दिए, ठीक है,
कितनी आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी, ओके कितना आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे या कंज्यूम करे, इस टाइप से जो पूरा चिट्ठा है आपका, लेखा जोखा है, वो बोलते हैं आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी कंट्री का। ठीक है, अब बात ये आ जाती ना इसकी टेक्निकलिटी में, फिर ये हो जाता है कि अब ना इसको कैलकुलेट करने की बहुत सारी सारी अलग अलग मेथड होती हैं, तो वो फिर एक अलग टॉपिक है। आपको तो ये याद रखना है एक साल में भाई कंट्री ने कितना उत्पादन करा है, वो आपका जीडीपी हो गया, कितना प्रोडक्शन हो रहा मोटा मोटा बस यही है, क्योंकि प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन बोल दो या एक साल में आपने कितना कंजम्पशन करा, ये भी आप बोल सकते हो। अगर आप कंज्यूमर एंड से जीडीपी की बात करोगे, मतलब मैं उपभोक्ता हूं, मैं कंज्यूमर हूं, तो एक साल में इंडिया ने टोटल कितना कंज्यूम करा, वो कंजम्पशन साइड से जीडीपी होगा। और एक साइड दूसरी ये हो जाएगी कि इंडिया ने कितना प्रोड्यूस करा एक साइड में, तो वो प्रोडक्शन साइड से जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम नंबर्स आप किताबों में पढ़ते हो ना कि जीडीपी 10% ग्रोथ हो गई, 12% ग्रोथ हो गई, तो जो नंबर आपको किताबों में दिए जा रहे हैं वो कंजम्पशन साइड के दिए जा रहे हैं, समझ गए आप, प्रोडक्शन साइड से नहीं। क्योंकि आरबीआई ने बोला कि ओवरऑल कितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। पता चला आपने ना इतना सारा, जैसे ऑटोमोबाइल है, कार आपने पता चला भर भर के प्रोड्यूस कर ली, बट आपको फाइनल कंजम्पशन ही नहीं मिला, कार बिकी ही नहीं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोडक्शन, राइट। तो कंजम्पशन साइड से हमें एक्चुअल समझ में आएगा कि इकोनॉमी कहां जा रही है, इकोनॉमी में मंदी हो रही है या इकोनॉमी में तेजी आ रही है, ग्रोथ हो रही है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसका एक बेटर तरीका यह कि अगर हम कंजम्पशन देख लें कि एक साल में हमने कंज्यूम कितना कर लिया, तो जो जो टोटल एक साल में इंडिया का कंजम्पशन होगा वो इंडिया का जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऑफिशियल एस्टिमेट जो भी आपके जीडीपी के आते हैं वो आते हैं। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि व्हाट इज जीडीपी। ओके, दूसरी चीज ये होती है, चलो एक तो समझ में आ गया जीडीपी होता क्या है। दूसरी बात कि भाई मैंने बोला कि जीडीपी समझ लो 10% की ग्रोथ करी जीडीपी ने, या 12% की ग्रोथ हुई जीडीपी की, तो इसका मतलब क्या है। ये जो 10% ग्रोथ आ रही है जीडीपी की और 12% ग्रोथ या नेगेटिव में जीडीपी की ग्रोथ हो गई, ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, मतलब कि आपका पुराने से भी कम हो गया, तो ये आपका पैमाना क्या, आप नाप कैसे रहो कि भाई कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है। तो आप इसमें एक चीज और समझो, यहाँ पे जो जीडीपी है ना, जीडीपी दो तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, दो एक इंडाइसेस है जीडीपी के। एक होता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, एट करंट प्राइस, ये आपने सुना होगा शायद, जब आप पढ़ते हो तो आप सुनते हो ना नंबर्स दो अलग अलग तरीके से मिलते हैं, जीडीपी एक करंट मार्केट प्राइस पे अलग है, और अगर जीडीपी की वैल्यू देखोगे आप तो वो एट कांस्टेंट प्राइस अलग होती है। अब अगर ये ध्यान नहीं दिया हो तो आप ध्यान देना कि ये दो अलग अलग तरीके से जीडीपी के नंबर आपको यूजुअली दिए जाते हैं, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है अब मैं बताता हूं आपको, बेटर ये वाला है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये बेटर है। क्यों होता है अब बताता हूं। क्या होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब ये होता है आज के दिन, मतलब एक साल में आपके टोटल वैल्यू जो प्रोडक्ट की थी वो कितनी है, वो होता है। समझ लो कि आज के मतलब एक साल में, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर, मतलब समझ लो अभी 2023 शुरू हो गया, तो 2022-23 का अगर आप डाटा देखो, एक हाइपोथेटिकल डाटा बता रहा हूं ये कोई आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 2022-23 में इंडिया का जीडीपी एट करंट प्राइस मान लो आ गया, चलो $5 ट्रिलियन, जो हमको बनना है, चलो $5 ट्रिलियन है। तो $5 ट्रिलियन 2022-23 का इंडिया का जीडीपी हो गया, और मैंने बोल दिया ये जीडीपी है करंट प्राइस पे, एट करंट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि आज के रुपए में जो जो आइटम जितने का मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बिस्किट खरीदा, वो बिस्किट 10 रुपए का था, तो वो 10 रुपए ऐड हो गया यहाँ पर। फिर मैंने कार खरीदी, वो 5 लाख रुपए की थी, तो 5 लाख रुपए ऐड कर लिया आपने, ठीक है। उसके अलावा जो भी सर्विसेज वगैरह थी वो सब ऐड होती गई, और ऐसे मेरे साथ साथ जितने भी भारत के लोगों ने ये चीजें करी, तो टोटल मिला के उसकी वैल्यू आ रही है $5 ट्रिलियन। ये एग्जाम तो ये हो गया करंट प्राइस पे, बट ये एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे कि आप इंडिया तो चलो अभी बहुत स्टेबल इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रहा है, आप पाकिस्तान का केस देख लो फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इस समय खत्म है। आप इन्फ्लेशन लेवल देखो पाकिस्तान का कितना है, मतलब पाकिस्तान में एक बिस्किट की कीमत हो सकता है जो पार्ले जी इंडिया में ₹5 का मिल रहा है, अभी पाकिस्तान में ₹8 का या ₹10 का मिल रहा हो। या एक जो कार है, एक एवरेज कार समझ लो मारुति 800, अब तो चल नहीं रही, अल्टो है, मारुति अल्टो पता चला 4 लाख की इंडिया में मिल रही है, बट वहां इन्फ्लेशन इतना हाई है कि वो 8 लाख की मिल रही हो, तब आप पाकिस्तान का जीडीपी निकाल लो।
कितने हाई नंबर आएंगे जीडीपी के? आएंगे ना, बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण वहां की चीजें इन्फ्लेट हो गई हैं, प्राइस कितना बढ़ गया है। तो क्या इकोनॉमी ऐसी ग्रो कर रही है? बट प्राइस बहुत हाई है। तो अगर आप करंट के प्राइस पे देखोगे, मतलब इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो गया, आपका आज का इन्फ्लेशन। ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंजम्पशन कॉस्ट, जो गुड्स की कॉस्ट रहेगी, सर्विसेज की कॉस्ट रहेगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो वो सब मिला के भी आप ये वैल्यू देखोगे। तो करंट प्राइस मतलब इसमें आपने इन्फ्लेशन को भी वो इंक्लूड कर लिया। मतलब जो आपकी महंगाई है वो भी आपने इसमें इंक्लूड कर ली। तो क्या महंगाई किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की सही पिक्चर बताएगी कि आपकी स्टेट की इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है? ऑब्वियस, वेरी गुड, नहीं बताएगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बताएगी। इसलिए ये वाले नंबर हम करंट प्राइस पे उपयोग नहीं करते हैं, जब जीडीपी का नंबर हम एक्चुअली किसी एनालिसिस में यूज करते हैं तो। बट नंबर तो देने पड़ेंगे ना कि भाई आज इस बार का क्या नंबर आया। तो जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब कि आज के टाइम पे जो जीडीपी की आपकी वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इसमें आप इन्फ्लेशन लगा दिया है आपने। ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस क्लियर हो गया। व्हाट इज जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब आज के प्राइस में जो जीडीपी है। ओके, अब दूसरी चीज यहां ये देखो, तो भाई अब अब अगर मुझे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब आपको कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो लेना है ना, कुछ ऐसा क्राइटेरिया लेना है जिससे आप कंपेयर तो कर सको। भाई मैंने बोला कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब बहुत ज्यादा पैसे किसके रिलेशन में है? क्या अडानी के रिलेशन में है, अंबानी के रिलेशन में है, या एक जो आदमी घूम रहा है बाहर जिसके पास कुछ नहीं है उसके रिलेशन? फॉर एग्जाम्पल 100, तो ये 100 फिगर है। 100 फिगर हाई है या लो है कैसे पता चलेगा? जब इसके सामने आप कोई और फिगर रख दोगे। 100 हाई कब है? जब इसके सामने 1 लगा है। अगर 1 लगा है तो 1 से 100 में 100 बहुत हाई फिगर है। पर अगर 1 के आगे मैंने 1000 लगा दिया तो अब 100 कितना छोटा फिगर लगने लगा। ठीक है, तो क्या है, मेजरमेंट जो आप ले रहे हो इट इज सब्जेक्टिव। आगे आप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है क्या? इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। भाई आप आगे पीछे जो नंबर लगा दोगे उससे कोई बड़ा छोटा हो जाएगा, राइट? तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपका जीडीपी ज्यादा है या कम, ग्रोथ ज्यादा है या कम है? भाई किसी कोई एक मेजरमेंट तो चाहिए आपको, उससे आप नापो चीजों को कि ऊपर है, कम है कि ज्यादा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब कोई आपको एक ऐसी एक पैरामीटर चाहिए जिससे आप चीजों को नाप सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरी हाइट ज्यादा है, तो मेरी हाइट ज्यादा किससे है? भाई एक या समझ लो एवरेज इंडियन की हाइट आपने ले ली 5 फीट 8 इंच, तो अब मेरी हाइट ज्यादा है किससे? एवरेज इंडियन से। बट अगर आप यूरोपियन में बात करो तो उनकी हाइट है 6 फीट 5 इंच, समझ लो एवरेज फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी हाइट उनसे कम है। तो ये जो पैरामीटर आया वो पैरामीटर चेंज हो गया ना। एक एक के रिलेशन में मेरी हाइट ज्यादा लग रही थी, बट अगर मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया तो मेरी हाइट कम लगने लगी। तो यहां पर भी बात यही है कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी ग्रोथ हुई है या आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ ज्यादा हुई है ग्रोथ कम हुई है, तो यू नीड सम पैरामीटर। तो यहां पर बात आती है बेस ईयर की। अगर आपने सुना हुए वाला नाम बेस ईयर, कि हम एक बेस ईयर लेते हैं कि जिससे हम चीजों को नापने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा बेस ईयर। बेस ईयर मतलब वही पैरामीटर है जिसके कंटेस्ट में आप डिसाइड करोगे कि जीडीपी की ग्रोथ हुई है या जीडीपी की ग्रोथ नहीं हुई है। अगर हुई है तो कितनी हुई है, और अगर नहीं हुई है तो कितनी नहीं हुई है। समझ में आया? तो ये एक पैरामीटर है जिससे आप चीजों को नापने वाले हो। तो बेस ईयर समझ लो अभी का है 2011 2012, ये आपका एक बेस ईयर ले लिया इकोनॉमी का। अब ये बेस ईयर आप चूज कैसे करा? भाई कोई पैरामीटर चूज करने का कुछ रीजन तो होगा। तो एक यूजुअली गवर्नमेंट को लगा कि एक बहुत स्टेबल साल रहा होगा, अच्छी खासी बारिश, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंड करती है, तो हो सकता है उस साल अच्छी बारिश रही हो, अच्छी उपज आई हो। तो एक इकोनॉमी ने अपना एक नॉर्मल ट्रेंड जो होता है, जो इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो नॉर्मल ट्रेंड हो सकता है 2011-12 में शो करा हो। तो 2011-12 में अगर वो नॉर्मल ट्रेंड शो करा है तो अपन ने इसको एक पैरामीटर मान लिया कि भाई इसके रिलेशन में अपन आगे चल के नापने वाले हैं चीजों को, कि ये पैरामीटर है, इससे सब कुछ का रिलेशन होने वाला है। तो मैंने बोला जैसे कि 2011-12 में समझ लो इंडिया का इकोनॉमी होगी 4 ट्रिलियन, या एग्जाम्पल है, होगी नहीं, ठीक है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी रही होगी इंडिया की। ठीक है, तो अब ये हमारा बेस ईयर हो गया 2011-12। ठीक है, और अपन को ये एक मेजरमेंट का तरीका हो गया। अब एट कांस्टेंट प्राइस मतलब ये होता है इस साल जो इन्फ्लेशन रहा होगा, इस साल के इन्फ्लेशन की या इस साल की जो इन्फ्लेशन की वैल्यू होगी, उसको अपन एडजस्ट कर दो जो आज की जीडीपी आई 2022-23 की। 22-23 के फिगर को आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, किस
कौन सा इन्फ्लेशन? जो इस साल रहा हो भाई, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर था, इसके रिलेशन में आप चीजों को ले रहे हो। ठीक है, तो इसके रिलेशन में आप चीजों को ले रहे हो, तो इससे इसके रिलेशन में जो इन्फ्लेशन की वैल्यू इस टाइम आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या आया है। तो ये जो यूजुअली आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हो, इसके लिए आप यूज करते हो। 1 मिनट, हेलो हेलो, लोग रॉन्ग नंबर भी दो दो तीन तीन बार लगाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया, जो हमारी 5 ट्रिलियन यहाँ पर आई थी ना जीडीपी, जो हमने हाइपोथेटिकल फिगर लिया था जीडीपी का, इसको आपने इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा तो अब वो वैल्यू कितनी हो गई? फॉर एग्जाम्पल 4.5 ट्रिलियन हो गई। ये फिगर आ गया एडजस्ट होके। तो ये जो एडजस्ट आपने करा, इसके लिए अपन जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। ये आपको काम का नहीं है क्या होता है, बट एक डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर। हाँ, अपॉन नॉमिनल जीडीपी। तो ये जीडीपी एक ऐसा नंबर है जिसको आप, ये जो 5 ट्रिलियन आया था ना, इस जीडीपी डिफ्लेटर को आप 5 ट्रिलियन से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी एट कांस्टेंट प्राइस जीडीपी की क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस मतलब आपने इसको, करंट प्राइस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया। ओके, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है ना, बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई जो करंट प्राइस पे आपका जीडीपी आया, उसको आपने कैसे एडजस्ट करा? इन्फ्लेशन से। तो आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मिल गया, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करो। भाई 2011-12 में फॉर एग्जांपल 4 ट्रिलियन की वैल्यू थी मेरी इकोनॉमी की, तो अब आप बताओगे कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हुई। तो आप यहां से निकाल लोगे कि भाई कितनी ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की, कि भाई 0.5 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 4 ट्रिलियन। तो आई थिंक कितना आ जाएगा ये आपका, यहां से 80, तो 20% के आसपास ग्रोथ आ जाएगी आपकी। 25, नहीं 20 को आ जाएगी, खैर जो भी आएगी, खैर तो जो भी आपकी ग्रोथ आएगी वो आपका जीडीपी नंबर आ जाएगा कि परसेंटेज में आपकी जीडीपी की ग्रोथ कितनी हुई है। तो समझ में आया जीडीपी की ग्रोथ कैसे निकाली हमने परसेंटेज वाइज, क्योंकि अब इसको आप डिवाइड कर दो भाई, 4.5 माइनस 0.5, तो 0.5 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी बढ़ी है, और बेस क्या था 4 ट्रिलियन इंटू 100। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 12.5। हाँ क्या? हाँ, किसमें? इसका मतलब ये था कि अगर आपको निकालना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आया है, तो वो फिर इतना है आपका, भले ही आपने कॉस्ट अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से पे करी। भाई इन्फ्लेशन तभी तो बोलते हैं ना, आप जैसे आपने कोई पैसे बचाए, ठीक है, पैसे आप क्यों बचाते हो? आप पैसे इसलिए बचा रहे हो ना, ताकि इतना आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए कि जो इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है वो काउंटर हो सके। क्योंकि अगर आपने पता चला आज 100 रुपए बचाए, और 100 रुपए आपने 6% इंटरेस्ट से डिपॉजिट कर दिए बैंक में, बट इन्फ्लेशन था 8%, तो अब 6% मिलेगा अभी, तो आपका इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन 8% है, मतलब कि महंगाई इधर 8% चल रही है, आपको एक साल बाद अगर 106 रुपए मिलेंगे, बट जो आज चीज 100 रुपए की आ रही थी, कल कितनी की हो जाएगी? वो 108 की, मोटा मोटा अगर आप मान के चलो तो अपन घाटे में जा रहे हैं। वेल तो ये समझ में आएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस, व्हाट इज बेस ईयर। बेस ईयर से अपन लेते हैं चीजों को, और इससे अपन जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं। तो आप ये देखना, एक और चीज यहाँ पर ये समझो, जीडीपी ग्रोथ अपन देख, एक तो बेस बेस ईयर के कंटेस्ट में देखते हैं, भाई बेस ईयर से कितना जीडीपी बढ़ा, 7% बढ़ा, 8% बढ़ा, कितना बढ़ा। और एक आप देखते हो ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब, ईयर ऑन ईयर मतलब कि आपने देखा, ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल कितना बढ़ रहा है। तो समझ लो 2020-21 में जीडीपी एट करंट प्राइस आपका, जीडीपी एट नॉट करंट, कांस्टेंट, क्योंकि अब अपन इसके बाद ईयर ऑन ईयर में भी जो अपन जीडीपी ग्रोथ देखेंगे वो कांस्टेंट प्राइस पे देखने वाले हैं। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस समझ लो आपका 1 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन था 2020-21 में, फिर 21-22 में आपका 4.5 ट्रिलियन हो गया, ठीक है, 22-23 में 5 ट्रिलियन हो गया। तो इस टाइप से जीडीपी बढ़ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर अब आप क्या करोगे, ईयर ऑन ईयर अगर आपको जीडीपी की ग्रोथ निकालनी है, तो आप क्या करो, इन दोनों 4.5 माइनस 4.5 अपॉन 4 कर दो, तो ग्रोथ आ जाएगी। मतलब इसके रिलेशन में आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालते जाओ कि भाई कितनी हो रही है जीडीपी की।
ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके से जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं, बट आपको जो बुक्स में मोस्ट कॉमनली मिलता है वो एक बेस ईयर के कंटेस्ट में आपको जीडीपी कांस्टेंट प्राइस लिखा रहता है, और फिर आप बेस ईयर के कंटेस्ट में आप जीडीपी ग्रोथ निकालते हो ईयर ऑन ईयर। यूजुअली आप अपने जो ऑफिशियल डाटा में गवर्नमेंट जो यूज करती है ईयर ऑन ईयर वाला ज्यादा यूज नहीं करती है। ठीक है, तो जीडीपी वाला आइडिया तो क्लियर है आई थिंक। कहीं डाउट है जीडीपी कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस? क्योंकि अभी आगे जब हम बजट वगैरह भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो देखेंगे, तो उसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज को लेके। अब आप अभी जैसे पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, अभी बजट आया है करंटली, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा वो, तो आपको समझ में एक्चुअली चल क्या रहा है आप समझ में आएगा। एक ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग। ओके, क्या बात है, आज हिमांशु क्लास में? हिमांशु बहुत दिन बाद क्लास अटेंड कर रहे हो, कहाँ थे इतने दिन से? सभी को क्लियर है ना? ओके ठीक है। ठीक है, गुड। पढ़ाई कर रहे हो ना? सेल्फ स्टडी करते रहना, ठीक है। आप लोग में से जो भी क्लास अगर लाइव अटेंड नहीं भी कर पा रहे हो तो बाद में देखो और पढ़ते रहो, पढ़ना बंद मत करना। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, जीडीपी एट कांस्टेंट करंट प्राइस। अब दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या है? अब अगर अपन एमपी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में तो हम जीडीपी बहुत धड़ल्ले से यूज करते रहते हैं, बट अगर आप स्टेट में आ जाओगे तो स्टेट के केस में फिर थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है चीज, फिर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता करना है, जो इंडियन इकोनॉमी है, या इंडियन इकोनॉमी में एमपी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्टेट का जैसे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट के केस में अपन जीडीपी की जगह जीएसडीपी की बात करेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आप निकाल लोगे कि भाई एमपी का कितना जीडीपी आया, बट अगर आपको ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमपी की बात कर रहे हो, तो एमपी का अगर आपको ये देखना है कि सेक्टर वाइज कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में, किस सेक्टर का, जैसे एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें, सर्विस सेक्टर का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है। अब मैन्युफैक्चरिंग को भी अगर आपको और डिवाइड करना है कि भाई फार्मा इंडस्ट्री का कितना है और कोई इंडस्ट्री का कितना है, सर्विस में भी अगर आपको और डिवाइड करना है कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीडीपी में, तो अगर आपको उसका एक सही फिगर चाहिए तो फिर आपको ये जीवीए की बात करनी पड़ेगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड की। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी के केस में भी आप देखोगे, और अगर आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस चाहिए चीजों का कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक यहां से आप देखोगे तो थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा आपको जीवीए से, ग्रॉस वैल्यू एडेड से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल यूज हो गया। बट व्हाट इज दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड, होता क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो टोटल प्रोडक्शन आपका हो रहा है एक साल में, सेम एक साल में एक सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब समझ लो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ने एक साल में कितना कंट्रीब्यूट करा, कितना प्रोड्यूस करा, तो वो एग्रीकल्चर की साइड से ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितना आउटपुट दिया एक साल में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग साइड से हो गया, किसका, मैन्युफैक्चरिंग साइड से जीवीए हो गया। ठीक, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि यही वैल्यू से ही आप समझ जाओ, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है। हाँ, यहां पर आप एक बात याद रखना, हर जगह फाइनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फाइनल प्रोडक्ट, कि फाइनल प्रोडक्ट कितना बन रहा है आपका, जो फाइनल प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो मतलब आपका जो टोटल प्रोडक्शन एक सेक्टर ने दिया है, उस सेक्टर का वो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप उस टोटल प्रोडक्शन को आप रुपीस के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो, तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड पता चल जाएगा उस सेक्टर का कितना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है जीडीपी तक पहुंचने का, ये तरीका है प्रोडक्शन साइड से जीडीपी तक पहुंचने का। कैसे बताता हूं, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड आई थिंक क्लियर है कि भाई प्रोडक्शन साइड से आपको देखना है कितना ज्यादा प्रोडक्शन किस सेक्टर ने दिया है, तो सेक्टर वाइज अगर आपको प्रोडक्शन का एनालिसिस करना है तो आप जीवीए को यूज करोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड को, तो ये प्रोडक्शन साइड से पिक्चर बनाएगा कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में। ये चीज तो बहुत सिंपल है। अब इससे जीडीपी तक ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम जीडीपी तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपको अब बताना है कि एग्रीकल्चर एमपी की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप एग्रीकल्चर का जीवीए निकालो और उससे आप जीडीपी तक पहुंचो। कैसे बताता हूं, समझ लो।
जो जीवी होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ये आपका एक प्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब कोई चीज मार्केट में कंजम्पशन के लिए आती है, मार्केट तक आप आ रहे हो और कंज्यूम करने वाले हो, आप खरीदने वाले हो, तो उसमें आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो कि नहीं। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, देखो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर, जो आप डायरेक्टली आप जमा कर रहे हो गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को जमा कर रहे हो फ्रॉम योर इनकम, या कोई कंपनी है उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को हिस्सा दे रही है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी, तो कोई चीज खरीदी तो उसमें जो जो टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया ना, वो आप दे चुके हो, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपने। हाँ। हम्म। हम्म। प्रोग्रेसिव। हाँ, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, आपने तो कोई चीज खरीदी, वो जिस जिस जो आपको चीज बेच रहा है ना वो जमा करेगा पैसा, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्टली आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जीएसटी क्या है, आप डायरेक्टली पे कर रहे हो, कंज्यूमर साइड से देखो तो आप तो चीज खरीद के चले जाते हो, तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड में अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर प्लस कर दे, ठीक है। अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे बोला कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, तो भाई रिग्रेसिव मतलब जो बैकवर्ड है, पीछे की तरफ ले जा रहा है चीजों को, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव कैसे हो गया, कोई बता सकता है, हाउ कैन इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव, आप बताओ। रिग्रेसिव, हाँ, हाँ, वो उनको सेम लग, हम्म, हाँ, बताओ डायरेक्ट आप में से कोई बताएगा जो अटेंड करें क्लास। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लग रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, देखो कहने का मतलब ये है कि एक कोई अमीर आदमी है या कोई गरीब आदमी है, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी पे अगर 5% जीएसटी है, तो जैसे मेरी इनकम है कि मैं पार्ले जी खरीद सकता हूँ, बट कोई ऐसा आदमी है जिसकी कोई इनकम भी नहीं है अभी, वो भी पार्ले जी बिस्किट अगर खरीद रहा है तो उसको 5% टैक्स देना ही पड़ रहा है। तो 5% का फिगर हो सकता है, वही अब पैरामीटर की बात हो गई कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ माई सैलरी इज 50,000 पर मंथ, तो अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो मैं 5%, 5 रुपए पे 5% टैक्स, आई एम इन अ पोजिशन टू गिव। बट अगर किसी की सैलरी 1,000 रुपए है महीने की, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए है, तो उसके लिए तो 5% इज अ वेरी बिग फिगर। तो वही मेजरमेंट की अगर बातें आती है तो इसलिए रिग्रेसिव है, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो सबको इक्वली देना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का इसीलिए बहुत बार क्रिटिसिज्म भी होता है, बट इट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। और डायरेक्ट टैक्स ऐसा प्रोग्रेसिव है कि भाई स्लैब्स है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे ज्यादा देना है, जिसकी कम है उसको कम देना है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव बोलते हैं हम, ठीक है। ठीक है। तो अब आप जीवीए में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी को ऐड कर दो, ठीक है। इनडायरेक्ट, और इसके अलावा आप क्या होता है, पर देखो ये चीज आपने करी, बट अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको क्या करा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में आपको कुछ पैसे दिए कि समझ लो आपने कोई, जैसे फार्मा इंडस्ट्री ने कोई दवाई बनाई, तो पता चला गवर्नमेंट ने उसका दवाई बनाने के लिए जो लैंड दिया था, लैंड पे उसको कुछ सब्सिडी दे दी कि भाई आप पैसा अकाउंट में ले लो और फिर खरीद लो। या फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन खरीदने में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि 10 लाख की मशीन आई है तो 2 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, 3 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए। तो जो सब्सिडीज रहेगी वो तो एक इनडायरेक्ट फायदा ही हुआ इनको, तो सब्सिडीज को आप इसमें से माइनस करो, क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और टैक्स आपको फाइनल जो आप चीज खरीदोगे उसमें टैक्स तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो प्राइस अपनी कैलकुलेट करेंगे भाई, इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की, उसको सब्सिडीज से एडजस्ट करने के बाद ही वो तो एमआरपी रखेंगे, कोई भी चीज अपनी बेचेगा, क्योंकि उसको भी बेचना है। ऐसा तो करेगा नहीं कोई कि अनप्रोपोर्शनेटली बहुत हाई रेट में बेचे, तो बिकने ही नहीं वाली है। तो एक अगर एक रियलिस्टिक अगर आप प्रोड्यूसर की बात करोगे, तो अल्टीमेटली उसको चीज को की मार्केट में बेचनी है, तो वो रेट इस तरीके से रखेगा कि गवर्नमेंट की सब्सिडी भी उसके प्राइस में एडजस्ट कर जाए। तो अपन ने क्या करा,
ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आपको प्रोडक्ट मिला उसमें से आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू पे दिस टैक्सेस टू गवर्नमेंट, और आपने सब्सिडीज को माइनस करा जो आपको एडवांटेज मिल रहा था। तो अब ये जो फिगर मिलेगा ना आपको, ये फिगर मिलेगा जीडीपी, इसके सब सेक्टर का आप ऐसा प्लस करते जाओ, एग्रीकल्चर, जितने भी सेक्टर आपको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ऐसे करके आपने सब सेक्टर का जीवीए निकाला और प्लस 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 करते गए। तो अब इसके बाद उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करा और सब्सिडीज को माइनस करा, तो आपको जो फिगर मिल रहा है वो मिल रहा है जीडीपी। ये हो गया जीडीपी ऑफ स्टेट और जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिस भी सेक्टर का आप जैसा देखना चाहो, और ये मिलेगा आपको एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। अब आप इसको क्या करो आगे, इसको आप आगे किससे एडजस्ट कर दो, इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन से अगर आप इसको आगे एडजस्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट ये एक बार समझ में आ गया तो अब आप भूलोगे नहीं। इतना ही है बस कॉन्सेप्ट इसका, इससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना अब इनके चक्कर में। कि जीवीए बस ये पता होना चाहिए आपको बेसिकली कि प्रोडक्शन साइड से अगर आपको जीडीपी देखना है तो आप जीवीए को देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो आपको एक्चुअल चीज पता चलेगी कि कितना आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कितनी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। और अगर आपको इससे जीडीपी तक पहुंचना है तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला भी आपके लिए काम का नहीं है, ये वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक स्टेप आगे बढ़ के बता दिया आपको। आपको तो काम का ये है कि यस, जीवीए इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थिंग विच वी आर यूज्ड टू सी हाउ मच प्रोडक्शन इज, हाउ मच ऑफ अ समथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। बस ये एक स्टेप आगे, नहीं भी आपको अभी क्लियर रह रहा है, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पाया तो वो भी कोई बात नहीं, बट एक बेसिक समझ जाओ आप, अगर आप चीजों को पढ़ो कि आप देख क्या रहे हो, नंबर को आपको देखना सीखना है, तो ये थोड़ा सा तरीका आइडिया दिया मैंने आपको। यहां तक समझ आया, क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम। दो एक टॉपिक और बताऊंगा मैं आपको, फिस्कल डेफिसिट, और सुन लो, बिकॉज अभी अभी बजट आया है और अभी अभी आप लोग पेपर भी पढ़ोगे, राइट, पेपर तो पढ़ ही रहोगे, तो फिस्कल डेफिसिट और सुनो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछो, वरना फिर फिस्कल डेफिसिट बताऊंगा। आई थिंक बेसिक के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी रहेगा आपको, फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। सभी रिप्लाई करो। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा कहीं, थोड़ा सा डिवीजन लगेगा इस चीजों का, अभी एक दो बार रिवाइज कर लोगे अगर आप वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको फिर सॉलिड हो जाएगा, तो नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट, फिस्कल डेफिसिट। इसका भी यही है, ऐसी चर्चा रहती है कि आपका आई थिंक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने फिस्कल डेफिसिट का नाम ना सुना हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, इस बार क्या हुआ, अभी जो बजट आया ना, तो इस बार लोग किस में उलझे हुए हैं, अडानी में उलझे हुए हैं। वरना अडानी में अगर नहीं उलझे हुए होते ना, तो क्या होता है, हर बार ना हंगामा इसी बात पे होता है संसद में। यू सी, इस फिगर को लेके इतना हंगामा होता है कि इस बार बस इससे भी बड़ी चीज आ गई, बिकॉज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ अडानी ऑन अवर इकोनॉमी। बट अगर ये इंसिडेंस नहीं हुआ था तो फिर लोग यहाँ पे लड़ने लगते हैं, ऑपोजिशन को मुद्दा मिल जाता है। और इवन अभी क्या हुआ है, अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप 2014 के पहले की अगर बात करते ना, तो उस समय अपोजिशन बहुत स्ट्रांग था। तो वहां क्या होता था कि वहां पर ना छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट को ध्यान देनी पड़ती थी। तो उस समय के अगर आप कभी ओल्ड वीडियोस देखना, तो उसमें आप हंगामा देखना फिस्कल डेफिसिट को लेके। तो गवर्नमेंट को ना लोगों को फिर लुभाने के लिए और लोगों को मुंह बंद करने के लिए ना, इसी में बहुत सारी इंजीनियरिंग करनी पड़ी। तो फिजिकल डेफिसिट के भी फिर उन्होंने और वाले और पार्ट निकाले, इसको भी टेक्निकल ड्रेसिंग करी, ताकि किस तरीके से आप नंबर छुपा सको। तब तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, ठीक है, जो कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इतना जरूरी हो जाता है कि कभी कभार जब गवर्नमेंट अगर इसके टारगेट से बाहर चली जाती है ना, तो दे हैड टू इन्वेंट सम
न्यू मेजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इनोवेटिव मेजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ताकि इसको लिमिट में लाया जा सके और लोग सर पे चढ़ के ना नाचे उनके। क्या इंडिया को जो रेटिंग देती, इंडियन जो बॉन्ड्स हैं, आपने सुना इंडिया के जैसे आरबीआई जो है, आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है गवर्नमेंट के, तो उन बॉन्ड्स को कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा? जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज अच्छी है खराब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको जूते खरीदने हैं तो आपको पता है कि एडिडास इज अ गुड ब्रांड या रीबॉक या इस टाइप के कोई ब्रांड है वो अच्छे ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई है, मार्केटिंग हो गई है अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज गुड, है ना? या आपको सोना खरीदना है तो सोने में आप हॉलमार्क देख लोगे अगर, तो हॉलमार्क इज अ साइन ऑफ क्वालिटी। व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? आपके बॉन्ड्स अच्छे हैं खराब है वो पता कैसे चलेगा? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुत सारी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, आपने सुना होगा रेटिंग एजेंसी, जिनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, रेट करो। तो वो बॉन्ड्स को रेट करती हैं, ठीक है? तो अगर ये बॉन्ड को अच्छी रेटिंग दे देंगी, क्योंकि इंडिया से जो बाहर रह रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि इंडिया की गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदो कि नहीं? तो अगर हाँ अच्छी रेटिंग दे दी उनने, ट्रिपल ए रेटिंग दे दी, जैसे किसी को ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग समझ लो, तो अब क्या होगा, लोग लाइन लेके खड़े हो जाएंगे, क्या हुआ हम बॉन्ड खरीद रहे हैं बाहर फॉरेन से। तो गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी चीज अच्छी है तो आप अपने अपने हिसाब से दोगे। बॉन्ड इशू कर रहे हो मतलब आपको पैसा चाहिए, तो आप कम इंटरेस्ट पे भी लोगों को चीज दे दोगे तो लोग खरीद लेंगे। बट अगर यही अगर आपने डाउनग्रेड कर दी रेटिंग, डी ग्रेड कर दिया, सी ग्रेड बॉन्ड कर दिया, तो मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी बहुत घटिया जा रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी, अगर उन्हें गंदी रेटिंग देती। तो इन रेटिंग का जो मेजर इफेक्ट है ना, इन रेटिंग को अगर आपको देखना है हाउ दे डिसाइड किस कंट्री को कैसी रेटिंग देनी है, तो उसका एक मेजर फैक्टर होता है उस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट। अगर आप इसको लिमिट में नहीं रख पाओगे ना तो आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे, तो फिर अगर आपको नया पैसा चाहिए पड़ेगा गवर्नमेंट को उधार, तो फिर गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर एक ट्रैप चालू हो जाएगा। जो ट्रैप साइकिल रहती ना कि ज्यादा पैसा दे रहा हो तो फिर लोगों पे ज्यादा भार आएगा, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो फिर फिजिकल, बताता हूँ छोड़ो अभी। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपकी गवर्नमेंट का, जब उसको पैसा उठाना है मार्केट से, चाहे वो फॉरेनर से उठाना हो या अपने खुद के लोगों से उठाना हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत तो पड़ती है। बॉन्ड नहीं, हाँ, वेरी गुड, 5.9% के आसपास अभी, और कम करना है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अपने को 3% से कम करना है। एक एक्ट है, पता इतना इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमी के लिए, कि इसके लिए आपने एफआरबीएम एक्ट बनाया है, एफआरबीएम एक्ट बनाया है, जिस एक्ट में मैंडेट दिया गया है कि आपको फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को लिमिट में रखना है। ठीक है, आप समझते हैं, तो ये तो समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल डेफिसिट एक बड़ी चीज है और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दिस फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट मतलब सिंपल सी बात है, आपका, आपकी जो, हाँ वही, आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपके जो खर्चे हैं और आपकी जो इनकम है, आपकी जो खर्चे और आपकी जो इनकम है, इसके बीच का जो गैप है वो आपका डेफिसिट होता है। 100 रुपए मैंने कमाए, ठीक है, और खर्च मैंने 110 रुपए कर दिए, तो -10 रुपीज का डेफिसिट है मेरा, मतलब खर्चे से ज्यादा, आमदनी से ज्यादा खर्चे हो गए। ठीक है, ये है सीधा। तो बजट, एक होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब क्या होता है, देखो, बजट डेफिसिट से हम फिजिकल डेफिसिट पे आएंगे, आप जब खुद से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में। बजट डेफिसिट मतलब, बजट में आपने देखा कि मेरे पास 100 रुपए आने वाले हैं, ठीक है, और आपका खर्चा कितना हो गया, 110, तो जो आपकी एक्सपेंडिचर था माइनस इनकम, बजट में जो आपको इनकम आई, बजट में जो आपका बजट था उसमें जो आपको इनकम आई और जो आपको खर्चे हुए, इन दोनों के बीच का जो चीज रहेगी वो आपका डेफिसिट हो गया। तो अगर आपके खर्चे कम होते और इनकम ज्यादा होती तो आपका क्या हो जाता, बजट सरप्लस हो जाता, और अगर खर्चे ज्यादा है तो बजट डेफिसिट हो गया। तो अब समझ लो -10 है मेरा बजट डेफिसिट, -10 रुपए है। अब यूजुअली आप बजट में ये, अगर आपको गड्ढा, अब आप 10 रुपए कर्जे में चले गए, अब आपको जीरो करना है इक्वेशन को अकाउंटिंग के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप -10 दिखाओगे, ऐसा नहीं कर सकते आप अकाउंटिंग में, आपको जीरो पे लाना पड़ता है, आपको ये जो घाटा लगा है ना इसको ओवरकम करना पड़ेगा, बजट में दिखाना पड़ेगा बजट। आप तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, लोगों से पैसा उधार लोगे, आप लोगों से उधार लोगे, समझ लो इसको इक्वल करने के लिए आपने बोरोइंग करी, क्या करा, बोरोइंग करी, क्योंकि और कोई तो तरीका है नहीं आपके पास, बोरो ही करना पड़ेगा, चाहे आप आरबीआई से कर लो, चाहे आप लोगों से कर लो, तो यू हैव टू बोरो। तो ये जो आपका बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट क्या था, -10, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग इज फिजिकल डेफिसिट, समझ गए?
बात वही है घुमा फिरा के, बस ये टेक्निकल कर दिया मैंने थोड़ा सा इसको। बात तो यही करी है ना कि जो आपकी आमदनी है उसमें से घाटे को माइनस कर दो। वो तो एक टेक्निकल इशू फंस गया कि आप घाटा दिखा नहीं सकते ऐसा माइनस में फिगर, आपको एक बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो फिर आपने क्या करा, बोरोइंग दिखा दी। बोरोइंग ऑब्वियस सी बात है आप करोगे बजट को जीरो दिखाने के लिए। तो यूजुअली जो बजट डॉक्यूमेंट रहेगा ना उसमें आपको फिगर आखिरी में जीरो ही लाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोरोइंग अगर आपने जो करी है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। ठीक, इतनी कॉन्सेप्ट है फिजिकल डेफिसिट का। तो जरूरी क्यों है ये? जरूरी इसलिए है, अब देखो यहां पे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि भाई फिजिकल डेफिसिट मतलब सरकार क्या ले रही है, बोरो कर रही है। ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे ना एक दो चीज और समझो आप, थोड़ी सी, थोड़ा सा टेक्निकल कर रहा हूं मैं यहाँ पे चीजों को। देखो, डेफिसिट हो रहा है मतलब आप उधार ले रहे हो, तो फिजिकल डेफिसिट है वो, FICAL, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला फिजिकल डेफिसिट इज अभी जैसे लेटेस्ट का 5.9% ऑफ जीडीपी। अभी जो 2022-23 खत्म हुआ है इंडिया का ईयर 2022-23, ठीक है, उसमें इंडिया का फिजिकल डेफिसिट आया फॉर एग्जांपल 5.9% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जीडीपी है उसका करीब करीब 6% आपने उधार लिया है। यही हुआ ना? मतलब समझ लो जीडीपी आपका 100 रुपए था, तो आपको घाटा कितना, 6 रुपए का आपको उधार लेना पड़ा है। यही हुआ इसका मतलब। 5.9, 6 या 5.9 बोल दो आप, आपके जीडीपी नंबर से 5.9% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का 100 रुपए अगर है तो उसका 5.9% आपने क्या करा है, उधार लिया है मार्केट से। ठीक है, तो बजट में आपके 5.9 रुपीज कम पड़ रहे थे। मतलब जो आपकी इनकम थी, उस इनकम, आप जो आपकी इनकम आ रही थी उससे आपके इतने रुपए कम पड़ रहे थे। खर्चे मतलब 5.9 रुपीज आपने ज्यादा खर्च कर दिए थे। तो 100 के केस में 5.9 रुपीज इज अ वेरी माइन्यूट अमाउंट। पर अगर इसको मैं, ये क्या हुआ, अच्छा, पर अगर इसको मैं 100 रुपए की जगह 100 लाख करोड़ कर दूं तो, अब 100 लाख करोड़ का 5.9% इज अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? अब अपनी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, अगर मैं 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, 10,000 करोड़, मैं जीरो बढ़ाते आऊंगा, यहां बढ़ते जाएंगे जीरो। तो इतना ज्यादा आपने उधार कर दिया। तो उधार करना इज अ वेरी बैड थिंग फॉर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो आपको चुकाना भी पड़ेगा। अभी आप पाकिस्तान का केस देखो रिसेंटली, पाकिस्तान कंगाल है, लिटरली कंगाली पे है वो। क्योंकि उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि लोगों से जो उसने ब्याज लिया है ना, उसके ब्याज को वो चुका सके। आप वो तो छोड़, जो इंपोर्ट करेगा ऑयल वगैरह, जो चीजें इंपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान, उसका बिल तो छोड़ दो आप, जो उसके ऊपर रही है ना वो चुकाने का उसके पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि घाटा, अगर आप ज्यादा, क्या करा पाकिस्तान ने, इनकम कम रही और खर्च ज्यादा करते रहे आप, इनकम आप कर ही नहीं पाए, है ना? तो इसका मतलब ये है कि घाटा, अगर आप उधार ले रहे हो, तो उधार ले रहे हो तो आपको आगे चल के चुकाना पड़ेगा। ठीक, तो उधार लेना अच्छी चीज है कि गलत चीज है? उधार लेना चाहिए गवर्नमेंट को। फिजिकल डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट इज अ बैड थिंग और गुड थिंग? तो बैड है तो क्या हमेशा बैड है फिजिकल डेफिसिट? सही कब हो सकता है फिजिकल डेफिसिट? देखो, एक तो बात हो गई सही है कि गलत है। हम्म, कब? अच्छा है तो कब है? और अगर बुरा है तो क्या हमेशा बुरा है? और अगर बुरा नहीं है तो अच्छा कब है? हाँ। हम्म, हाँ, सही है। तो और मैं रिफाइन करता हूँ, कोई और टेक लेना चाहेगा? फिर मैं बताता हूँ इसको, मतलब थोड़ा सा आप समझ लो कि जैसे एक, हाँ, कोई और करेगा क्या टेक? तो फिर मैं बताता हूँ, वरना इसको। अच्छा है।
वर्षा ने बोला बुरा कब है? अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो तो सही होगा, नहीं सही होगा, और बुरा हो जब सब्सिडीज और मनी फ्लो डायरेक्ट बढ़ जाए। देखो आइडिया इज दैट क्या होता है, जैसे कई बार, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बुरी है कि अच्छी है? ठीक है, तो जैसे ह्यूमैनिटीज में मैंने वही बोला, कैटेगोरिकल आंसर हम देते ही नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है जहां महंगाई बुरी है, कुछ कंडीशन अच्छी रहती है, ऐसी रहती है जहां महंगाई इज डिजायरेबल। ऐसे ही कुछ कंडीशन ऐसी है अगर फिजिकल डेफिसिट इज बैड, एक लिमिट से अगर ऊपर है, और कुछ कंडीशन ऐसी है अगर फिजिकल डेफिसिट इज गुड, इट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। कैसे, देखो समझाता हूं। कैपिटल फॉर्मेशन, देखो फिजिकल डेफिसिट में, देखो आप दो चीजों के लिए उधार करते हो, एक तो आप कंजम्पशन के लिए उधार कर रहे हो, ठीक है, और एक आप ऐसे एसेट क्रिएट कर रहे हो जिससे आपकी आमदनी बढ़े। दो चीजों के लिए आप उधार लेते हो, बिजनेस करने के लिए उधार ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए उधार लिया तो वो कैपिटल में आएगा। और अगर आपने मस्ती करने के लिए उधार ले लिया, क्या करना, आज जाके किसी से उधार लिया और जाके नए कपड़े खरीद लिए, ठीक है, पार्टी वार्टी कर ली, तो आपने कुछ इनकम का सोर्स नहीं बढ़ाया उससे, क्या उधार ले लिया। तो यहां पर आप अगर ऐसा उधार ले रहे हो तो एक लिमिट तक ही आप वापस कर पाओगे, उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म होने लगेगी। बट अगर आपने ऐसा उधार लिया कि उससे आपने कुछ बिजनेस शुरू कर लिया, एक ऐसी चीज के लिए उधार लिया जिससे आपका एसेट फॉर्मेशन हुआ और आगे चल के जिससे आपको इनकम जनरेट होगी, उसके लिए उधार ले रहा हो तो इट इज गुड, क्योंकि उससे आप आगे ग्रो ही करने वाले हो, समझ रहे हो। तो ये एक मैंने बहुत छोटे से लेवल पे बताया। तो ऐसी बजट में क्या होता है, टेक्निकलिटी है थोड़ी सी, उसमें मैं जाने नहीं वाला हूँ। एक रेवेन्यू वाला पार्ट होता है और एक होता है कैपिटल, ठीक है। तो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो ज्यादा, उसके लिए उधार ले रहे हो तो वो खराब है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर इन द सेंस वही कि सरकार ने क्या करा, लोगों से उधार तो लिया, बट उधार क्यों लिया, फ्री में लैपटॉप बांटने के लिए। आपने बैक एंड में उससे लैपटॉप लैपटॉप बढ़ाया, आपने कंजम्पशन बढ़ाया, बट उससे कुछ मीनिंगफुल नहीं निकलने वाला आगे चल के इकोनॉमी के लिए। एक बार में लैपटॉप मिल गया तो क्या आप पे एडिशनल भारी आ रहा है, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। आपने क्या करा, लोगों को सबको पैसे देने थे इसलिए आपने उधार लेके सबको पैसे बांट दिए। तो क्या करा इसमें, आपने सबको पैसे बांट दिए, फ्री में सबको 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए। बैक हैंड में ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ा, किसी चीज का प्रोडक्शन वही है, लिमिटेड ही प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने कोई मेजर नहीं करे, बट लोगों के हाथ में पैसा और बढ़ा दिया आपने उधार ले लेके बांट के, क्योंकि गवर्नमेंट उधार ले रही है तो खर्च ही तो करेगी ना, खर्च करने के लिए तो उधार ले रही है, ऐसा तो है नहीं अपने अकाउंट में रख के बैठने उधार ले रही है ना। तो आपने क्या करा, सप्लाई साइड पे कुछ नहीं करा, डिमांड बढ़ा दी चीजों की लोगों के हाथ में फालतू का पैसा देके, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और मीनिंगफुल कुछ नहीं निकला इससे। तो यहां पर खराब है फिजिकल डेफिसिट। बट अब जैसे कि आपने क्या करा, आपने उधार लिया, बट उसके लिए किसके लिए, रोड रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब अगर रोड बनेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप के लिए उधार ले रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए, मेट्रो रेल डेवलप करने के लिए आप उधार ले रहे हो, तो इसका क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे। जो कैपिटल एसेट आपके फॉर्म होंगे वो मल्टीप्लायर इफेक्ट करेंगे, गांव गांव तक अगर रोड बन जाएगी तो वही लोग अपना प्रोडक्ट लेके जा पाएंगे। जैसे आपने कल बोला टूरिज्म, तो अगर रोड अच्छी हो गई तो वहां तक टूरिज्म, एक इंटीरियर प्लेसेस तक टूरिज्म जा जाएगा। तो ये कैपिटल एसेट के फॉर्मेशन के लिए आपने खर्चा करा, तो फिर यहाँ पर आके एक लिमिट तक उधार ले सकते हो, इट विल हेल्प यू इन इकोनॉमी। तो अभी बजट में भी यही बात करी निर्मला सीतारमन जी ने कि भाई मैं उधार लेने वाली हूँ, अभी उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू टेक, यू नो, आई एम गोइंग टू बोरो मनी, बट वो मनी ना ये सूटकेस लेके लोगों को देने में नहीं जाएगी, उसका मेजर पार्ट जाएगा किसमें, कैपिटल एसेट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो उनने, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे रखे, ठीक है, हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम पैसे देंगे। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम पैसे देने वाले हैं। आई थिंक 33% ज्यादा बढ़ा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले का बजट गवर्नमेंट ने। तो अगर इस टाइप से पैसा अगर खर्च होगा, तो देखो उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करी, मैं कहने का मतलब ये है कि ये बात उन्हें बोलनी पड़ी संसद में, ताकि वो एक्सप्लेन कर पाए कि फिजिकल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है। भाई हमारा मैंडेट बोलता है 3% तक होने वाला है,
पर कोरोना के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट की आमदनी एकदम रुक गई। भाई लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया था, कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, जीएसटी कलेक्शन कुछ आया नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमी थम सी गई थी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट, और उस ऊपर से गवर्नमेंट को फ्री में राशन देना पड़ा, गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट के खर्चे एकदम से बढ़ गए, पर आमदनी कम हो गई। तो उस समय 9% के ऊपर पहुंच गया था 2021 में हमारा फिस्कल डेफिसिट, 9% ऑफ जीडीपी से ऊपर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उसमें क्लॉज है एक्ट में कि जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आए तो आप लिमिट ब्रीच कर सकते हो। तो यहां पर भी उन्होंने ये बोला कि हम 3%, ऐसा तो है नहीं, लास्ट ईयर हमने 9% ऑफ जीडीपी उधार लिया, तो इस साल पॉसिबल है क्या कि सिर्फ 3% में हम रह जाएं? क्यों? क्योंकि देखो क्या है, हमको लोगों की भलाई, आप उधार लो, बहुत उधार लो, उस उधार से अगर आप कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो, इट इज वेरी गुड फॉर यू। एक एक लिमिट में फिजिकल डेफिसिट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, बिकॉज इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एक लिमिट में बहुत जरूरी है, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। भाई अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट तक, अगर आपका 2 3 5% तक इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, तो आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से ग्रो करती आ रही है, आप ग्रो कर रहे हो। बट अगर इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए, माइंड यू माय डियर, अगर कोई पूछ लेना कि इन्फ्लेशन खराब है, नहीं, आप बोला अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन जरूरी है, एक लिमिट में जरूरी है, पर ऐसी फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो नेसेसरी। क्या हुआ था, अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, तो अटल बिहारी जी की जब गवर्नमेंट थी तो दे व्हाट दे डिड, लोगों को उस समय बहुत क्रेज रहता था फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ही शोड फिजिकल सरप्लस। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया ना, और जो गवर्नमेंट ने घर करा, तो गवर्नमेंट ने खर्च कम करा और पैसा सेव ज्यादा कर लिया, तो लोगों ने बहुत ताली बजाई। बट इसका कोई सेंस है क्या? भाई अगर आप फिजिकल सरप्लस शो कर रहे हो बजट में कि आपने रेवेन्यू तो ज्यादा आया, खर्चे कम करे, हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि भाई इंडिया की डेवलपमेंटल नीड्स कितनी है, वी नीड मनी, एवरीबडी नीड्स मनी, एवरी एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स मनी, जितनी दे दो उतनी कम है इस समय, तो वी आर डेवलपिंग स्टेज एंड दे शोड फिजिकल सरप्लस। ओके, तो उनको लगा था कि लोग बड़े खुश हो जाएंगे, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत तारीफ हुई, अरे भाई ये देखो पैसा बचा लिया। क्या कर लिया आपने पैसा बचा के? थोड़ा उधार लो आप और उसको यूज करो एसेट क्रिएशन में। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिर इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, ये इतना ये इन्फ्लेशन को लिमिट में रखेगा। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। और आई थिंक आज की क्लास भी हो गई, तो इतना समझ आया। कल से हम प्रॉपर, हम आज थोड़ा बेसिक हो गया, कल से फिर हम प्रॉपर अपना इकोनॉमी क्रिएट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में ना आपको नंबर्स ही नंबर्स देखने हैं एमपी इकोनॉमी में, तो वो नंबर को इंटरप्रेट कैसे करोगे अगर आपको कुछ पता ही नहीं है? तो इसलिए थोड़ा सा जरूरी हो गया था ये सब आपको बताना। और आगे भी, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो अब आगे कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो वही हम उसको टैकल कर लेंगे, ये एकदम बेस था आपके लिए। ठीक, किसी को कोई डाउट है क्या और बताओ, वरना क्लास खत्म करते हैं और फिर अगली इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे हम 5 मिनट में। कुछ पूछना है क्या, एनीबॉडी? ओके, चलो ठीक है, तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।